नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। जैसा कि सारे विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों का जो बैच चल रही है उसका नाम है सफलता बैच, और हमें उम्मीद है कि जितने सारे विद्यार्थीगण हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं वो लोग कुशल होंगे, मेहनत कर रहे होंगे ईमानदारी से और अपने कदमों को सफलता की ओर अग्रसर बढ़ा रहे होंगे। देखिए, मैं आपके लिए एक पिटारा लाया हूं VVI क्वेश्चन का। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। और यहां पर जितने भी विद्यार्थीगण बैठे हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं, सारे लोग कलम कॉपी निकाल ले और लिखते हुए चलेंगे एक एक प्रश्न की ओर। और सबसे पहला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि अरविंद खुराना को किस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, पहला नंबर हमारा प्रश्न है कि अरविंद खुराना, ये नाम है, अरविंद खुराना को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, पीछे से हमारे विशाल भाई बता रहे हैं कि सर नोबेल पुरस्कार की बात आ रही है तो थोड़ा नोबेल पुरस्कार के विषय में भी हम लोग जानेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए, अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन किया है तो समझते हैं सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार है क्या। देखो, ये स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया गया पुरस्कार है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। यानी परीक्षा में पूछे कि नोबेल पुरस्कार किस देश की सरकार देती है तो लिखेंगे स्वीडन। यानी कौन सी सरकार? स्वीडन की सरकार देती है नोबेल पुरस्कार। और एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। कॉपी पर लिखते चलेंगे, हम लिखेंगे नहीं यहां पर, आप पूछिए मैं बता रहा हूं। यानी अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से। अब देखो, पहले जो नोबेल पुरस्कार था ना भैया जी, मात्र 5 क्षेत्र में दिया जाता था। साहित्य, लिख रहा है बुआ टुन, अच्छा ठीक है, चलो। पहला में क्या बताया? साहित्य। दूसरे में था शांति, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। फिर से सुनो, साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। यानी पहले मात्र 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन बाद में चलकर एक और इसमें ऐड किया गया, उसका नाम था अर्थशास्त्र। और इस तरह से नोबेल पुरस्कार एट प्रेजेंट में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नहीं, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, उन्हीं को कहा जाता है टैगोर या ठाकुर। गीतांजलि के लिए उन्हें दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि अरविंद खुराना को इनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आंसर लिखेंगे जीन का संश्लेषण। किसका संश्लेषण? जीन का संश्लेषण को लेकर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साल चल रहा था 1968। क्या लिखेंगे? 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम है अरविंद खुराना। नहीं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के लिए। ठीक ना? गलती बताइएगा, पकड़ लिया जाएगा। देखिए भैया जी, ये कहावत है ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सारी चीजों से आप खुद को जितना दूर रखेंगे उतना ही ज्यादा जीवन में आप सुखी और संपन्न रहेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा आनंद सर का। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। नाम है क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। यह क्वेश्चन पूछा नहीं, टेलीस्कोप का जो खोज किया था उनका नाम है गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया था। जो दूर की वस्तुओं को हमारे आंखों से दीदार करा दे
उसी को कहते हैं दूरबीन, यानी दूर की वस्तु को ये दिखाने का काम करता है दूरबीन। और दूरबीन के जो आविष्कारक है उनका नाम है गैलीलियो, ठीक ना। चलो क्वेश्चन हमारा था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे मैक्स नॉल। क्या लिखेंगे, मैक्स नॉल। अब प्लस में एक व्यक्ति और है, उसका नाम लिखेंगे रुस्का। क्या लिखेंगे, अनुष्का नहीं, रुस्का। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब हुआ था, तो लिखेंगे 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था। और करने वाले दो व्यक्ति थे, मैक्स नॉल और दूसरे का नाम था रुस्का। क्या था, रुस्का। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे की ओर बढ़ते चले। देखिए कहावत सुने कि मिलना तो एक बहाना है, बात तो कुछ पुराना है। बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है, उनकी बात कभी नहीं होती जिनमें कुछ बात नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। और अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्या भाई, कि विटामिन ए। क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर आप लोग कॉपी पर लिखेंगे रेटिनॉल। ये हमारे विवेक बाबू का क्वेश्चन था कि सर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। अब विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कौन सा फेरॉल हुआ, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई का पूछेगा तो लिखेंगे टेकोफेरॉल। जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद रहना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा काम बनते बनते आपका क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की साधारण, हम लोग मनुष्य हैं, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। देखो मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। चाहे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य की साधारण प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है, तो आंसर लिखेंगे यहां पर 16 से 18 बार प्रति मिनट। यानी एक मिनट में हम लोग 16 से 18 बार क्या करते हैं, सांस लेने की क्रिया करते हैं। कितना मिनट में, एक मिनट में। एक क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज, चीनी की जिसको बीमारी हो जाती है, डॉक्टर साहब कहते हैं चीनी का लेवल बढ़ गया है, अब आपको मीठा खाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मधुमेह रोगी के शरीर में क्या पाया जाता है। जैसे मधुमेह किसी को हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उसके शरीर में क्या पाया जाएगा, कौन सा बीमारी है, मधुमेह, ऐसी को कहते हैं डायबिटीज। तो शरीर में क्या पाया जाएगा, तो लिखेंगे चीनी या शर्करा। क्या लिखेंगे, चीनी या शर्करा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं भैया जी, कोई शौक ना है लिखने का। अरे मन को पता था, अरे मन में क्या चले रे लौंडा, पढ़े कम, ज्यादा ध्यान रखे इधर उधर, पगला कहीं रे। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। यानी जो शरीर में हमारा लीवर है, और लीवर का काम क्या है, खाने को डाइजेस्ट करना, पचाना, सारा लीवर का ही फंक्शन है। और लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। ये हमारा लीवर है, और लीवर में कह रहा है कि कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे विटामिन ए। और पीछे से पूछा था बउआ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हमने आपको बताया था रेटिनॉल। क्या लिखेंगे, रेटिनॉल। एक कहानी सुने हैं ना कि हम तो फिदा हो गए थे उनकी तिरछी निगाहों पर, हम तो फिदा हो गए थे उनकी तिरछी निगाहों पर, हमें क्या पता था कि सनम तिरछा ही देखते हैं। नहीं, चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। हम जानते हैं
कि आप लोग का मन थोड़ा सा अशांत है, इधर उधर भाग रहा है, लेकिन मन को कंट्रोल में करके रखना है, ठीक ना। सक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद आपके घर पर लाइन लग जाएगा। कौन पूछता है? आपका भी एक समय आएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर देखो। अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। यानी कहा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, कौन संग्राम है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम समझते हैं ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति पूछा जा रहा है कौन था। फिर से क्वेश्चन सुनिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो आंसर में आप लोग लिखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या लिखेंगे आंसर में? यहां लिख देते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहीं परीक्षा में पूछ दिया कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था, तो लिखेंगे 1793 में। इतना में कोई दिक्कत? पहले तो बोर्ड मिटाना पड़ेगा बहुआ। देखिए मेहनत से भागो नहीं, ये बात हमेशा याद रखो। जितना ईमानदारी से तुम मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा सफलता तुम्हारे नजदीक आता चला जाएगा। अगर मेहनत से चूक गया तो सफलता भी तुमसे भाग गया। ये बात हमेशा याद रखना आनंद सर का। आनंद सर हमेशा कहा करते हैं बच्चे लोगों को कि सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई के समय कभी भी कोई मजाक मत करो, नहीं तो जिंदगी मजाक बनने में ज्यादा समय नहीं लेगी, ठीक ना। चले, नहीं आकाश बाबू आप ऐसे नहीं हैं, मैं आपको समझता हूं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। आप हमेशा शेरो शायरी करते रहते हैं कि न जाने वो कौन सी रात आखिरी होगी जब वो मेरे इंतजार में छत पे खड़ी होगी। सब कुछ होगा लेकिन थोड़ा समय दीजिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा। देखो क्वेश्चन लिखता हूं, द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसी को हिंदी में कहते हैं कानून की आत्मा। किनकी रचना है? तो आंसर लिखेंगे मोंटेस्क्यू। क्या लिखेंगे? मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू साहब ने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा पुस्तक। और ये मोंटेस्क्यू जो रहने वाले हैं कहां के? फ्रांस के रहने वाले हैं। परीक्षा में पूछ दिया कि फ्रांस की राजधानी कहां है, तो लिखेंगे पेरिस। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के रचनाकार जो मोंटेस्क्यू हैं, इन्होंने कब इस पुस्तक को लिखा था, तो लिखेंगे 1748 यानी 1748 में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था, ठीक ना। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि यंग इटली नामक इटली के क्रांतिकारी संस्था का संस्थापक कौन था। फिर से क्वेश्चन सुनिए। यंग इटली नामक इटली के क्रांतिकारी संस्था के फाउंडर पूछा जा रहा है कौन था, तो लिखेंगे मैजिनी। क्या लिखेंगे? मैजिनी। देखो रे बुआ, डिजिटल बोर्ड की जहां तक बात है तो ऐसा नहीं कि डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ना सब लोग स्टार्ट किया था। यानी पहले क्या था कि हम लोग इसी बोर्ड से पढ़ करके आगे की ओर बढ़े थे। उसके बाद कोई डेवलप कर गया जीवन में तो वह क्या कर दिया, डिजिटल बोर्ड अपने यहाँ पर ला दिया। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पर कोई विशेष पढ़ाई हो रही है, इस बोर्ड पर कोई अलग पढ़ाई हो रही है। पढ़ाने का तरीका सब यही है, क्वेश्चन यही सब आएगा। फर्क बस इतना है कि उस पर क्वेश्चन लिखा रहता है, 4 गो ऑप्शन रहता है और उसमें टीचर आकर के आपको बता देगा कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, और उसमें 4 गो ऑप्शन दे देगा। और आपका आंसर जो रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा, टीचर बताएगा कि बता इसमें आंसर कौन होगा।
तो वहां पर जो खड़े रहते हैं मास्टर साहब तो बताते हैं कि देखो इसका आंसर बाबू लगाओ सी, जिसका नाम है मोंटेस्क्यू। और मोंटेस्क्यू जो था पुस्तक की रचना किया था 1748 में, रहने वाले फ्रांस के, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता, हमको सब कुछ आ रहा है, लेकिन बशर्ते थोड़ा सा किस चीज की कमी है, आपके सपोर्ट की कमी है। यानी चूंकि आप लोग फुल रूप से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिस कारण से हम लोग डिजिटल बोर्ड नहीं लगा पा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड हमारे यहाँ लगा रहेगा और हमारे हाथों में वो पेन रहेगा, और मैं भी चमचमा करके यहाँ पे खड़ा रहूंगा, और आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम भरपूर मजा के साथ क्या दिया जाएगा, पढ़ाई का डोज दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अभी जो डोज मिल रहा है तो डिजिटल बोर्ड से डोज कमजोर है हम लोग का, उससे भी मजबूत है। फर्क बस इतना है कि उस पर चमक जाता है, इस पर थोड़ा चमकाने में समय लगता है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, उसका डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, सब कुछ होगा। ईमानदारी से थोड़ा सा आप मेहनत तो कीजिए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फ्री स्टाइल किस खेल से संबंधित है। देखो क्वेश्चन है फ्री स्टाइल किस खेल से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो आंसर लिखेंगे तैराकी या कुश्ती। क्या लिखेंगे, तैराकी या कुश्ती से संबंधित है, जिसका नाम है फ्री स्टाइल। कौन सा स्टाइल, फ्री स्टाइल। देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितना किलोमीटर होती है। मैराथन दौड़, मैराथन दौड़ की डिस्टेंस पूछा जा रहा है, कितना किलोमीटर होता है, डैश डैश। तो आंसर हम लोग लिखेंगे यहां पर 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की क्या होती है, दूरी होती है। अगर मील में पूछ दिया तो लिखेंगे 26 मील 385 गज। क्या लिखेंगे, मील में पूछ दिया कि मैराथन दौड़ की दूरी कितना मील होती है, तो लिखेंगे 26 मील 385 गज। गज गरा नहीं है हरियानाथ वाला रे पगला। चलो अगला क्वेश्चन। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो नहीं यार, तुम लोग पूछता ही नहीं है। चले आगे। देखो अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का शासक कब बना था, सम्राट कब बना था, तो लिखेंगे 1804 यानी 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या बन गया था, फ्रांस का शासक बन गया था, सम्राट बन गया था। और यही नेपोलियन बोनापार्ट है जो अक्सर कहा करता था कि ना भाग्य है ना भगवान है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में इसे महसूस हुआ कि भाग्य भी होता है और साथ में भगवान भी होता है। जब इंसान जवान रहता है ना तो चाहता क्या है ना कि दुनिया को मुट्ठी में कैद कर ले, और वही जवानी जब फिसल जाता है तब उसे पता चलता है कि मुट्ठी में जमाना को कभी कैद करके रखा नहीं जा सकता, क्योंकि वक्त किसी के हाथों का गुलाम नहीं है। वक्त तो हमेशा जैसा भी हो, आखिर वक्त तो वक्त है, आखिर गुजर ही जाता है। देखते हैं गुजरा हुआ कल हमें बहुत याद आता है, और एक समय के बाद ऐसा होगा कि आज भी जो बीत जाएगा वो कल हमें बहुत याद आएगा। तो अक्सर जो चीजें हमसे दूर हो जाती हैं उस चीज की कीमत हमें बाद में खोने के बाद पता चलता है कि काश अच्छे के तलाश में हमने सच्चे को खो दिया है, तो अफसोसों के अलावा आपको जीवन में कुछ मिलता होता नहीं है। कहावत सुने ना कि अफसोस बेवफा को गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच को उठा लिया, उसने तो की थी साजिश मेरे मौत की, पर मुझको तो मेरे माँ की दुआओं ने बचा लिया। इसलिए माता पिता का जीवन में होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा कि फ्रांस का जो सम्राट है, फ्रांस का जो सम्राट है वो है जो उसका नाम है लुई 16वां। यानी क्वेश्चन है कि फ्रांस का सम्राट लुई 16वां
कौन 16वां? लुई 16वां को फांसी कब दे दी गई थी? तो लिखेंगे 16 जनवरी 1793। 16 जनवरी 1793 को फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था, यानी इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब कहला चढ़ाया गया था, तो जब पढ़ेंगे ना फ्रांस की कहानी, एक कहानी पढ़ेंगे रे बउआ विवेक, तो पता चलेगा कहला एक फांसी मिला था। अभी तक तू खाली पढ़ो कि कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है, कहानी बाद में पढ़ेंगे बउआ राम खेलावन। चला आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? देखो, ताली कोटा का युद्ध, ऐसी को कहीं कहीं कह देगा राक्षस टंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो लिखेंगे 1565 में हुआ था। उस युद्ध का नाम है ताली कोटा का युद्ध या फिर राक्षस टंगड़ी का युद्ध। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? देखिए, एक बात मान लीजिए, ये इंग्लैंड की कहानी है। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो अक्सर कहा करता था कि हमारे देश में कभी सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न देशों में इसका अपना क्या था? उपनिवेश था। इस कारण से अकड़ था इसमें कि दुनिया में सब जगह पर सूरज का अस्त हो जाएगा, लेकिन मेरे देशों में कभी सूरज अस्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में हमारा क्या है? अपना उपनिवेश है। और यही इंग्लैंड था कि दुनिया के कई देशों को अपने चंगुल में रखा था, और इंडिया भी इसी के चंगुल में आ फंसा था। इसीलिए ने कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना देगा, लेकिन दाना को चुगना नहीं, खाना नहीं, वरना जाल में क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। यही अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज आए और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी को क्या कर लिया? दबोच करके रख लिया, और हम हिंदुस्तानियों को इसे भगाने में 200 वर्षों का लंबा समय लगाना पड़ गया। बताइए, इंडिया हमारा कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, इतना नोचा कि हम लोगों को कंगाल कर दिया। उसी देश का नाम है इंग्लैंड, और इंग्लैंड को ही कहते हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन हमारा टेम्स नदी के तट पर बसा है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटेन का चाहे इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो लिखेंगे गुलाब। क्या लिखेंगे? गुलाब। क्वेश्चन था हमारा कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? लिखेंगे 1688। कब हुआ था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति? 1688 में। और ये भी कहीं कुछ क्वेश्चन पूछ जाएगा कि किस शासक यानी इंग्लैंड में कौन सा राजा था जिसके शासन काल में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था? तो आंसर लिखेंगे चार्ल्स प्रथम। क्या लिखेंगे? चार्ल्स प्रथम के शासन काल में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनालिसा, ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। तो मोनालिसा के आखिर चित्र के चित्रकार कौन थे, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन लिखा जाता है मोनालिसा क्या है? चित्र है। और चित्र के चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे लियोनार्डो दा विंसी। क्या लिखेंगे? लियोनार्डो दा विंसी। क्या लिखेंगे? लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा क्या है? दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में से एक है। और इस तरह से देखें, हमने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्व भी किया और बहुत सारा आंसर आप लोगों ने दिया। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर पानीपत का अभी तक कितनी बार युद्ध हुआ है? तो लिखिए बउआ, हमारा चेला खूब खाता है किला नहीं रे। देखो, पूछा है क्वेश्चन पानीपत। देखो, पथ नहीं करना, पथ का मतलब होता है रास्ता होता है, और यहाँ पथ है। तो पानीपत और सोनीपत कहाँ है? दोनों हरियाणा में। कहते हैं ना कि देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध और दही का खजाना। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़। तो क्वेश्चन आपने पूछा कि पानीपत का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड युद्ध कब हुआ था? देखो, प्रथम पूछा है तो लिखेंगे 1526, दूसरा पूछा तो लिखेंगे 1556, और तीसरा पूछेगा तो 1761। लिख लिया? अब बक्सर का युद्ध पूछेगा तो लिखेंगे 1764, और प्लासी का युद्ध पूछेगा तो लिखेंगे 1757। तो एक पूछा, एक पर 5 को फ्री हो गया। अब बताओ अगला क्वेश्चन।
और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कल ही तो बताए थे कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, कितना बार तो पूछेगा रे पीछे वाला लड़का। चलो अगला नंबर क्वेश्चन चले। देखो अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूपर पट्टी में कौन धातु सबसे अधिक पाई जाती है। भू का मतलब होता है भूमि, यानी भूमि के ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन है भूपर पट्टी में कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है। धातु इंग्लिश में कहते हैं मेटल कहते हैं। कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आंसर लिखेंगे एल्युमिनियम। क्या लिखेंगे, Al, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं, बॉक्साइट से। किससे करते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण, बॉक्साइट से। और अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूपर पट्टी में कौन सी तत्व सबसे अधिक रहती है। वो था धातु, ये है तत्व। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूपर पट्टी में कौन सी तत्व सबसे ज्यादा विद्यमान है, तो आंसर लिखेंगे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का संकेत क्या लिखेंगे बुआ, O2। अब पानी का पूछेगा तो लिखना H2O। ऐसा ना कि रे फुल महिंद्रा पीछे से कोई पूछ रहा है कि सर दिल्ली का कलकत्ता का पानी का सूत्र क्या होता है। रे पगला कहीं करे, 500 रुपया का नोट है या मान के चलो कि 10 रुपया का सिक्का है चाहे 10 रुपया का नोट है, वैल्यू दोनों का क्या है, सेम ना है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया के कहीं का पानी लिया, लेकिन पानी का सूत्र क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। तोरे जैसन बुर्बक लड़का से पूछ देगा कि बताइए कि पटना के पानी का सूत्र क्या होता है, तो तू हवा पानी में उड़ने लगेगा, सीखने लगेगा कि पानी का आखिर सूत्र क्या होता है। अरे पानी तो पानी होता है। कहावत सुना है ना कि मर गई मछली अपनी ही पानी में और कर लिया मोहब्बत भरी जवानी में। मर गई मछली अपनी ही पानी में और कर लिया मोहब्बत भरी जवानी में। कभी सोचा न था कि एक दूसरे से बिछड़ना पड़ेगा, और जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार था उसी से हमको जीवन में सबसे ज्यादा क्या हो गया, नफरत हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा क्या रखता है, लगाव रखता है, उसी व्यक्ति से जीवन में सबसे उसको क्या मिलता है, कष्ट मिलता है। ये बात समझ में आ रहा है तुमको रे, बताओ। अब आगे की ओर चले बुआ। देखो अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है क्या भाई, कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। पीछे से क्वेश्चन पूछा है विपिन, अच्छा क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने किया था, तो लिखेंगे आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या लिखेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, जीवाणु की खोज किया था। और जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। विषाणु को वायरस कहते हैं बुआ। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछा जा रहा है। ये शरीर है और शरीर का सबसे कठोर क्या पूछा गया है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो लिखेंगे एनामिल। क्या लिखेंगे, एनामिल। लिखा बुआ पीछे, श्रुति लिख रही है बुआ। चलिए पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर रहने दिया जाए, बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए, 50+ क्वेश्चन हो गया। नहीं, वो क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव, किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। देखिए क्वेश्चन है सजीव प्लस निर्जीव के बीच की कड़ी पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर लिखेंगे विषाणु। और विषाणु को ही कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं, विषाणु। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए प्यारे मोहन जी, किसी को कोई परेशानी दुख तकलीफ हो तो बताइए, अभी उनका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करें आप सारे लोगों से कि बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे होंगे और बढ़िया से ईमानदारी से रहते होंगे घर पर, और मेहनत की जो होती है लगन वो आपके अंदर में जग चुकी है कि इस बार हमको सफल होकर के दिखाना है, दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए।
चलिए, अच्छा लग रहा है, सब लोग हाथ उठा रहे हैं कि सर हम मेहनत करें। चलो अच्छी बात है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो फिर से बोलो एक बार सब सारे लोग, जय हिंद, जय भारत।